देखिए 18वीं लोकसभा का आज दूसरा दिन है और आज भी सांसद शपथ ग्रहण करेंगे और राहुल गांधी आज ही शपथ ग्रहण करने वाले हैं। प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाने वाले हैं। तो देखिए कल ही 18वीं लोकसभा का शुभारंभ हो गया है और उसी का आज दूसरा दिन होने वाला है। कल भी प्रधानमंत्री समेत तमाम वरिष्ठ सांसदों ने शपथ ग्रहण की और आज जहां दूसरा दिन है 18वीं लोकसभा का, ऐसे में आज बचे हुए सांसद शपथ ग्रहण करने वाले हैं और राहुल गांधी भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाएंगे सभी बचे हुए सांसदों को। तो देखिए लोकतंत्र के मंदिर में शुरुआत हो चुकी है और उसी का आज दूसरा दिन है जहां कई सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां सीएम पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मिल सकते हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी वो सौजन्य मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और जेपी नड्डा से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सीएम चर्चा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया अपने दिल्ली प्रवास पर है, जहां वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगे थे तो कल समय मिला है और माननीय गृह मंत्री जी का भी समय मिला है, तो दोनों से कल सौजन्य मुलाकात करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू का। रायपुर से जुड़ गए मेरे साथ खोमन। छत्तीसगढ़ के मुखिया दिल्ली का रुख कर चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं वो। क्या कार्यक्रम रहने वाला और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए अंजलि, दो प्रमुख मुद्दे हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, यही कारण है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर गए हैं। दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनसे भी मुलाकात होने वाली है। मंत्रिमंडल में जिस तरीके से दो पद खाली हैं अंजलि, उसको जो नाम पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से वो सीधे तौर पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो 6 महीने का कार्यकाल छत्तीसगढ़ सरकार का साय मंत्रिमंडल का पूरा हुआ है, तो 6 महीने में क्या कुछ सरकार की उपलब्धियां रही है, क्या क्या योजना पर सरकार कामकाज कर रही है, आने वाले दिनों में किस तरीके से कामकाज करने वाली है, नगरीय निकाय चुनाव चूंकि आने वाले दिनों में होने वाला है, उसकी तैयारी क्या कुछ है, किस तरीके से संगठन काम कर रहा है, सरकार काम कर रहा है, इस तमाम विषयों पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर समझा जा सकता है आज जब मुलाकात होगी सीएम विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बाद कभी भी जो है 2 मंत्री पद का नाम जो है वो सामने आ सकता है। मुख्य तौर पर खोमन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जा सकती है, साथ ही साथ प्रदेश की योजनाएं और काम को लेकर भी चर्चा होगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज मनाएगी आपातकाल का काला दिवस। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय भी होंगे शामिल और कार्यक्रम में मीसाबंदियों का किया जाएगा सम्मान। देखिए 1975 में 25 जून के दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया था और उसी को देखते हुए आज ब्लैक डे, काला दिवस भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मनाने वाली है। 1975 में आज ही के दिन पूरे देश में लगाया गया था आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा और देखिए भारतीय जनता पार्टी आज उसी उपलक्ष्य में आपातकाल का काला दिवस मनाएगी छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तमाम नेतागण भी वहां मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम में मीसाबंदियों को भी सम्मानित किया जाएगा। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेलों में बंद कर दिया गया था और निश्चित रूप से 25 जून का वो दिवस काला दिवस था, जिसके यादगार में हमारी पार्टी कल काला दिवस मना दी। तो देखिए आज का दिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है छत्तीसगढ़ में ब्लैक डे के तौर पर मनाने वाली है। क्या कुछ रहने वाला है कार्यक्रम, इसके लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी खोमन का। खोमन, लगातार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घेरती भी नजर आती है आपातकाल वाली 1975 वाले आपातकाल को लेकर कांग्रेस को, और ऐसे में आज का दिन भी मनाने वाली है काले दिवस के तौर पर। क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ मायने हैं? देखिए मायने की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 1975 में कांग्रेस की सरकार ने
जिस तरीके से आपातकाल लगाया था उसको याद करने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य के तौर पर आपातकाल और ब्लैक डे के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। अगर पूरे कार्यक्रम की बात की जाए अंजलि, तो पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम 4 बजे रायपुर के एकात्म परिसर में कार्यक्रम रखा गया है। उसमें मीसाबंदियों का सम्मान समारोह भी है। उनके साथ कहीं ना कहीं जो है लंच करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सभी वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी दी गई है। अगर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बात की जाए तो वो बिलासपुर में कार्यक्रम होने वाले हैं, वहां शामिल होने वाले हैं। अगर उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बात की जाए तो रायगढ़ में शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर व्यापक तौर पर भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के दिन को ब्लैक डे के रूप में मना रही है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देश में अब भी आपातकाल लागू है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके यहाँ ईडी आईटी की छापा पड़ जाती। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है, दूसरी तरफ से सियासत हो रही है। अंजलि, बिल्कुल, कार्यक्रम भी है और सियासत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए खोमन। और अब अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है। कांग्रेस के बागी नेता रामनिवास रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ सदन में नहीं बैठेंगे। कांग्रेस ने बागी नेताओं को अपने पक्ष में बैठाने से मना कर दिया था। ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं। साथ ही साथ देखिए, बागी विधायकों पर कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार हो गया था। विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस करेगी बागी विधायकों की शिकायत और नेता प्रतिपक्ष भेजेंगे सदस्यता निरस्त करने के लिए पत्र। और उसी बीच ये बड़ा बयान आया है उस विधायक का जिसने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के बागी नेता रामनिवास रावत, विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत का बड़ा बयान आया कि हम कांग्रेस के साथ सदन में नहीं बैठेंगे। सुनवा देते हैं आपको क्या कुछ कहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठेंगे ही नहीं। अब नहीं, ना तो कोई मेरी शर्त थी। मेरी तो कांग्रेस ने ये शर्त थी कि कांग्रेसी को टिकट दो। कांग्रेसी को टिकट नहीं देते हुए एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जो सदस्य भी नहीं था, बीजेपी से विधायक रहा था। पार्लियामेंट मुरैना का टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जिसने मैं 2 बार लड़ा, दोनों बार विरोध किया, बूथ कैप्चर किए, और वो उस दिन तक, जिस दिन तक टिकट दिया था उस दिन तक सदस्य नहीं था। जानकारी में तो ये भी आया है कि लेन देन करके टिकट दिया था। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है रामनिवास रावत ने, लेकिन शिकायतें खत्म नहीं हो रही है। क्या मायने है इस बयान के, जानने के लिए रुक करूंगी। मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का भोपाल से जुड़ गए हैं मेरे साथ। सूरज, हम देख रहे हैं कि आक्रोश खत्म नहीं हो रहा है बागी नेता रामनिवास रावत का। उनमें नाराजगी है अभी भी टिकट बंटवारे को लेकर, और इसी बीच ये बड़ा बयान आ गया कि हम कांग्रेस के साथ सदन में बैठेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ मायने निकल कर आ रहे हैं इसके? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के वक्त रामनिवास रावत ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार थे रामनिवास रावत, कई बार के विधायक हैं, ऐन मौके पर उन्होंने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि नैतिकता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी से तो इस्तीफा वो दे दिए, लेकिन नैतिकता को देखते हुए विधायकी पद से भी इस्तीफा दें। अभी वो भाजपा के सदस्य तो बन गए, लेकिन विधायक कांग्रेस से ही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस ने विधानसभा का जो मानसून सत्र 1 जुलाई से स्टार्ट होना है, कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस का कहना है कि हम विधानसभा अध्यक्ष को बाकायदे पत्र लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उनकी सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देंगे और चाहेंगे कि रामनिवास रावत की जो विधायकी है वो रद्द की जाए। ऐसे में रामनिवास रावत का जवाब भी आया, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि हम विधानसभा में अपने यानी कांग्रेस की तरफ रामनिवास रावत को नहीं बैठाएंगे। ऐसे में रामनिवास रावत ने कहा कि हम कांग्रेस की तरफ बैठेंगे ही नहीं, और बड़े आरोप लगा दिए हैं। अंजलि, आरोप देखिए कैसे लगा रहे हैं कि जो सत्यपाल सिंह सिकरवार मुरैना से उम्मीदवार थे, क्योंकि रामनिवास रावत भी चाहते थे कि उनको लोकसभा का टिकट मिले। जब टिकट सत्यपाल सिंह सिकरवार को दे दिया गया तो नाराजगी सामने आई और रामनिवास रावत भाजपा में शामिल हो गए। तो सत्यपाल सिंह सिकरवार पे आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिए, ऐसे को उम्मीदवार बनाया जिसने मेरे खिलाफ प्रचार किया, साथ में पैसे के लेन देन की भी बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत की जो नाराजगी है अभी भी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं, तो अब तो आरोप कांग्रेस पे लगाएंगे ही, क्योंकि अब दूसरी पार्टी में वो हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर मानसून सत्र तक इस्तीफा नहीं देते तो विधानसभा अध्यक्ष से वो बाकायदे शिकायत करेंगे। इसको लेकर नेता
पद पर उमन सिंगार और जीतू पटवारी जो बिल्कुल प्रदेश सूरज, अध्यक्ष हैं, बिल्कुल उन्होंने सूरज, ये सियासत के रंग है और जहां अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला उससे पहले ये रंग नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप लगातार जारी है और उसमें भारत के लिए एक खुशखबरी भी है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शानदार जीत हुई। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। आपको बता दूं, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच था सुपर 8 के अंदर और उसमें भारत ने शिकस्त दे दी है ऑस्ट्रेलिया को। भारत ने 24 रनों से दी मात ऑस्ट्रेलिया को। सेंट लूसिया में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है और इसी के साथ अब इंडिया की एंट्री हो गई है सेमीफाइनल में। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत पहुंच चुका है। भारत की सेमीफाइनल में एंट्री हुई है और रोहित शर्मा की रिकॉर्ड पारी से ऑस्ट्रेलिया पस्त है और अफगानिस्तान भी खुश है क्योंकि समीकरण कुछ इस तरीके से बैठ रहा है कि अफगानिस्तान को इससे सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर है कि T20 वर्ल्ड कप में अब सेमीफाइनल में खेलती नजर आएगी भारतीय टीम। और देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि किस खिलाड़ी का आखिर कैसा प्रदर्शन रहा। मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली जो है वो 0 पर आउट हो गए थे, खाता ही नहीं खोला, लेकिन रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली है। रोहित शर्मा ने 92 रन बनाए हैं 41 बॉल में सिर्फ और इन्हीं की पारी के मुकाबले अब भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो देखिए, कैप्टन पारी खेलते हुए। तो वहीं ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं तो 14 गेंदों में 15 रन बनाए हैं। कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाए ऋषभ पंत। विराट कोहली का खाता नहीं खुला, ऋषभ पंत ने 15 रन बनाए। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 31 रन बनाए हैं 16 गेंदों में। और देखिए, सूर्य कुमार यादव स्काई की भी पारी ठीक ठाक काम कर गई है। 16 गेंदों में 31 रन का योगदान सूर्य कुमार यादव ने दिया है, लेकिन जो मैच रहा वो नाम रहा रोहित शर्मा के। वहीं शिवम दुबे ने 22 गेंदों पे 28 रन बनाए। शिवम दुबे ने 22 गेंदों पर 28 रन बनाए। सबका योगदान रहा है टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में, लेकिन दिल जीता है रोहित शर्मा ने। वहीं हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में 27 रन बनाए। ये मैं आपको बता रही हूं कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहा है। हार्दिक पांड्या का 17 गेंदों में 27 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने। तो वहीं रविंद्र जडेजा की अगर मैं बात करूं तो रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर में 17 रन दिए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गेंदबाजों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 24 रन दिए हैं। तो देखिए, ये गेंदबाजों के प्रदर्शन की मैं बात कर रही हूँ। साथ ही साथ 2 विकेट भी झटके हैं कुलदीप यादव ने। उसके बाद बात करूं जसप्रीत बुमराह की तो 4 ओवर में 29 रन दिए हैं और 1 विकेट झटका है जसप्रीत बुमराह ने। ये जो मैच है, ये जो T20 वर्ल्ड कप है, वो कहीं ना कहीं भारत के नाम है। 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट झटके हैं अर्शदीप सिंह ने। ये मैं बॉलर्स की प्रोफाइल भी आपको बता दूं क्योंकि हर एक खिलाड़ी का योगदान रहा है भारतीय टीम को पहुंचाने में सेमीफाइनल तक। 3 ओवर में 21 रन दिए हैं अक्षर पटेल ने। तो देखिए, अक्षर पटेल ने 1 विकेट भी झटका है इसके साथ साथ, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच रहे वो थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 92 रन बनाए। तो देखिए, इसी के साथ खुशी की बात यह है कि सबके योगदान से, टीम की मेहनत से अब T20 सेमीफाइनल खेलेगी भारतीय टीम। तो देखिए, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। संसद नए सांसदों के साथ फिर गुलजार दिखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने शपथ दिलाई। संसद में अब पहले दिन क्या क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट इस पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। सोमवार को 18वीं लोकसभा का पहला दिन कुछ बदला सा था। सांसदों की शपथ का दिन था तो सब कुछ बिल्कुल शांति से ही चलना था, लेकिन इन सब के बीच कुछ और भी चल रहा था। इशारों में चुपचाप वार पलटवार। पीएम मोदी जब संसद में दाखिल हुए तो बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत पूरे जोश के साथ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बैठ गए। दूसरी छोर पर विपक्ष की एकजुटता की झलक देखने को मिली। 18वीं लोकसभा के पहले दिन का ये सबसे खास नजारा था। यूपी के 2 लड़के यानी अखिलेश और राहुल आसपास ही बैठे। विपक्ष की ओर देखते हुए पीएम मुस्कुराने लगे और देर तक हंसते रहे।
गृह मंत्री अमित शाह जब शपथ लेने के लिए पहुंचे तो राहुल गांधी उन्हें संविधान की कॉपी दिखाते हुए नजर आए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शपथ के लिए जाते वक्त विपक्षी सांसदों ने नीट नीट के नारे लगाए। सदन में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी भी नजर आई। कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी संसद पहुंचे, जो कल शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। वहीं बाहर विपक्षी एकजुटता का नजारा भी देखने को मिला। सभी विपक्षी नेताओं ने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? विपक्ष ने बीजेपी नेता और 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने का विरोध जताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस पद के लिए कांग्रेस सदस्य कोडिकुन्नील सुरेश के दावे को नजरअंदाज किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 25 जून का जिक्र किया और इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने 18वीं लोकसभा का मतलब भी समझाया। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। इस बार की लोकसभा में क्या खास रहेगा वो जान लीजिए। डिंपल और अखिलेश यादव संसद पहुंचने वाले पहले दंपत्ति हैं और यूपी के कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के सांसद हैं। 10 साल बाद 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहेगा। 18वीं लोकसभा कैसी दिखेगी वो भी देखिए। 240 सीटों के साथ बीजेपी 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ा दल है। 98 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है। 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी तीसरी और 29 सीटों वाली तृणमूल कांग्रेस चौथी बड़ी पार्टी है। इनमें से 78% नवनिर्वाचित सांसद अंडर ग्रेजुएट है। 22% सांसदों ने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है। 52% पहली बार चुनकर आए सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में 281 सांसद यानी 52% ऐसे सांसद हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 17वीं लोकसभा में ये संख्या 267 थी। नई लोकसभा में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बार कम उम्र के सांसदों की संख्या बढ़ी है। पिछली बार लोकसभा की औसत आयु 59 साल रही थी, जो इस बार थोड़ी घटकर 56 साल हो गई है। जाहिर है कि ज्यादातर दलों ने कम उम्र के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कल यानी 25 जून को भी नए सांसद शपथ लेंगे। 2 दिन के शपथ ग्रहण के बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।